हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एक गांव में ज्योति नामक एक गरीब औरत रहती है, जो गांव के एक अमीर घराने में नौकरानी होती है। उस अमीर घराने में मालकिन कामिनी, मालिक तेज प्रताप, उनका बेटा शौर्य रहते हैं। वैसे तो अन्य क्रूर मालकिनों की तरह कामिनी इतनी क्रूर नहीं होती है, बल्कि बहुत ही अच्छी मालकिन होती है और वो ज्योति संग बहुत ही अच्छे से पेश आती है। अरे मालकिन, मालकिन साहिबा, आप यहाँ पर? आपने यहाँ आने की दिक्कत क्यों ली? आप रसोड़े से बाहर जाइए, मैं अभी आपको जो चाहिए वो लाकर देती हूँ। ओफो ज्योति, तुम भी ना, पूरी बात तो सुन लो पहले। मैं यहाँ तुम्हें कुछ आदेश देने नहीं आई हूँ, बल्कि तुम्हें ये पैसे देने आई हूँ मैं। लेकिन मालकिन साहिबा, ये पैसे क्यों? नया साल आने वाला है, इस खुशी में मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हें भेंट स्वरूप कुछ देने की जगह पैसे ही दे दिए जाए। इन पैसों से ना तुम तुम्हारी जरूरत की चीज लेकर खुश रह सकती हो। धन्यवाद मालकिन साहिबा, आप सच में बहुत अच्छी हो। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे आप जैसी मालकिन मिली। बहुत बहुत धन्यवाद। संभल कर रख लेना इन्हें। अब मैं चलती हूँ। दोपहर के खाने में तुम्हें जो बनाना है बना लेना। और हाँ, कल रात की खीर जल गई थी, उसकी बर्फी बना देना बस। ठीक है? ठीक है मालकिन साहिबा। ज्योति अपने सारे काम निपटाने लगती है। कामिनी और ज्योति का रिश्ता मालकिन और नौकरानी का कम, लेकिन दो बहनों की तरह ज्यादा था। कुछ भी होता तो कामिनी पहले आकर ज्योति से शेयर करती और दोनों यूं ही दिन भर गप्पे लड़ाती रहती। एक दिन कामिनी की दूर की सहेली कुछ दिनों के लिए कामिनी के घर पर रहने आती है। उसका नाम डॉली होता है। अरे मेरी बहन कामिनी, कैसी है तू? मैं एकदम फर्स्ट क्लास, तू बता? मैं भी। बाय द वे, मानना पड़ेगा, घर बहुत ही आलीशान और सुंदर है तेरा। तू तो लगी है यार कि तेरी शादी तेज जीजू जैसे अमीर व्यापारी से हुई है। चल चल, अब ज्यादा नजर मत लगा मेरी जिंदगी को। हाँ नहीं तो। आई बड़ी तू भी। हाँ ज्योति, जाओ और नाश्ता लेकर आओ ना। जी मालकिन साहिबा, अभी लाई। ज्योति कामिनी और डॉली के लिए नाश्ता लाती है और उन्हें परोसती है। तभी अरे ज्योति, तुम कहाँ जा रही हो? तुम भी बैठो हमारे साथ और खाओ। बैठो बैठो। ओ, वो मालकिन साहिबा। अरे कामिनी, तू पगला गई है क्या? भला कोई अपने घर के नौकर चाकरों को अपने साथ खाने पर बैठाता है क्या? हाँ, इतना भी सर पर मत चढ़ा कर रख इस नौकरानी को। ये गरीब लोग जिस थाली में खाते हैं ना, उसी में छेद करते हैं। डॉली की बात सुनकर ज्योति को बहुत बुरा लगता है और वो वहां से रसोई में चली जाती है। क्या तू भी डॉली? देखा, रूठ कर चली गई ज्योति। डॉली, ज्योति इस घर की नौकरानी तो है, लेकिन उसे हम नौकरानी की तरह ट्रीट नहीं करते। वो एक तरह से इस घर की एक सदस्य जैसी ही है, समझी तू? लेकिन कामिनी, ये सही नहीं है। देखना, एक दिन तुझ पर ही भारी पड़ेगा तेरा ये एक्स्ट्रा लाड दुलार। चुप कर, ऐसा कुछ नहीं होगा। चल अब ये सारी बातें छोड़कर नाश्ता कर और बता, कितने दिनों के लिए आई है तू यहाँ पर? कुछ नहीं, बस 10 से 15 दिनों तक, फिर चली जाऊंगी। ठीक है, तो इस घर को अपना ही घर समझ डॉली, और जितने दिन रहना है ना, आराम से रह। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच कामिनी, तेरा दिल सच में बहुत बड़ा है। डॉली अब उस घर में रहने लगती है। एक दिन जब तेज प्रताप अपने काम करने के लिए कहीं बाहर गया होता है और कामिनी और ज्योति भी बाजार में खरीदारी करने गए होते हैं, तभी घर में डॉली ही अकेली होती है। वो हर एक कमरे में जाकर देखती है और जब वो कामिनी और तेज प्रताप के कमरे में जाती है, तब वो उनकी अलमारी खोलकर उसमें ढेर सारा सोना देखती है। अरे वाह वाह, इतना सारा सोना! सच में कामिनी की तो लाइफ सेट हो गई है यार। एक मैं ही रह गई हूँ पीछे। लेकिन नहीं, मैं सारे धन को ना लूट कर रहूंगी, और ऐसे लूटूंगी कि किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। ओह, लेकिन ये अभी सही समय नहीं है। ये शुभ काम मुझे बाद में करना होगा। डॉली वहां से अपने कमरे में चली जाती है। एक दिन जब ज्योति अपने काम को कर रही होती है और कामिनी सो रही होती है,
तभी डॉली उसके कमरे में जाकर चुपचाप सारे गहने और पैसे चुरा लेती है। अब मैं इन सारे गहनों को अपने पास ही रखूंगी और सारा चोरी का इल्जाम जाएगा बेचारी उस गरीब नौकरानी ज्योति पर। डॉली सारे गहने और पैसे अपने कमरे में छुपा कर रख देती है। जब कामिनी अपने गहने और पैसे अलमारी से गायब देखती है तब वो एकदम से हैरान हो जाती। क्या हुआ कामिनी? अब तू इतनी परेशान से क्यों लग रही है? अब कुछ हुआ है क्या? डॉली, वो मेरी अलमारी से सारे के सारे गहने और पैसे चोरी हो गए हैं। न जाने किसने चुराए हैं। हाँ, क्या? ये तो क्या कह रही है कामिनी? तेरी अलमारी में से गहने और पैसों की चोरी हो गई? OMG! तुम मान या मत मान, मुझे तो सारा शक इस ज्योति पर ही है। इसने ही तेरे गहने और पैसे चुराए हैं। मान ले मेरी बात। नहीं मालकिन साहिबा, डॉली मैम साहब, मैंने मालकिन के गहने नहीं चुराए हैं। भगवान जी की सौ, मेरा यकीन कीजिए, मैंने नहीं चुराए। अगर तूने गहने नहीं चुराए तो तुम इतनी कांप क्यों रही हो और तुम्हारे इतने पसीने क्यों छूट रहे हैं? ज्योति, बताओ सच क्या है? तुम्ही ने चोरी की है ना? बताओ ज्योति। नहीं मालकिन साहिबा, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? मैंने चोरी नहीं की है, मेरा यकीन कीजिए। मैं भला चोरी क्यों करूंगी? आपका दिल इतना अच्छा है, आप मुझे जरूरत पड़ने पर समय समय पर पैसों की मदद करती हो मालकिन साहिबा। मैंने चोरी नहीं की है, यकीन कीजिए। चुप रहो तुम। और तू कामिनी, इस ज्योति की चिकनी चुपड़ी बातों में आने की भूल भी मत करना। तू इसी ने गहने और पैसे चुराए होंगे, मैं तुझे दावे के साथ कह रही हूं। ठीक है मालकिन साहिबा, अगर आपको सच पता करना है ना तो फिर चलिए सच पता करते हैं, किसने चोरी की है। मैं गुरु माँ को बुलाऊंगी। गुरु माँ के पास दैविक शक्तियां हैं जिनसे वो चोर का पता लगा लेंगी। हाँ ज्योति, बुलाओ गुरु माँ को। गुरु माँ को बुलाया जाता है। गुरु माँ को देख डॉली खुद कांपने लगती है। हे भगवान, अब क्या होगा? अगर इस गुरु माँ ने मेरी चोरी पकड़ ली तो? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत बुरी तरह फंस जाऊंगी मैं तो। गुरु माँ प्रणाम, सदा सुहागन रहो बेटे। और गुरु माँ सभी को लाठियां देती हैं। उन लाठियों को देख सभी सोच में पड़ जाते हैं। गुरु माँ, आपने हम सबको ये लाठियां क्यों दी हैं? आखिर क्या है इनका काम? इन लाठियों के जरिए पता चलेगा कि असली चोर कौन है, क्योंकि ये लाठियां कोई साधारण लाठियां नहीं हैं। ये जादुई लाठियां हैं जो मैंने अपनी तपस्या के दौरान हिमालय पर्वत से प्राप्त की हैं। क्या? एक लाठी के जरिए ये कैसे पता चल सकता है एक असली चोर कौन है? चोर इसी घर में से कोई है, और कल सुबह तक जिसकी लाठी 2 इंच बढ़ जाएगी वो होगा असली चोर। ठीक है गुरु माँ। गुरु माँ वहां से चली जाती हैं और रात में डॉली को बहुत डर लगने लगता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? असली चोर तो मैं ही हूं और सुबह तक ये लाठी जरूर 2 इंच तक बढ़ जाएगी। नहीं, मुझे कुछ तो करना होगा। मैं इस लाठी को अभी से 2 इंच छोटा कर देती हूँ। ये सही रहेगा ताकि ये कल बाकी लोगों की लाठी के बराबर ही रहे। हाँ, यही बेस्ट आइडिया है। डॉली अपनी लाठी को काट कर 2 इंच कम कर देती है और इसके बाद अगली सुबह सभी देखते हैं कि डॉली की लाठी 2 इंच कम हो गई है। अरे ये क्या हुआ डॉली? मेरी और ज्योति की लाठी तो वैसे की वैसी ही है, लेकिन तुमने अपनी लाठी 2 इंच कम क्यों कर दी? वो इसलिए क्योंकि यही असली चोर है कामिनी बिटिया। क्या? हाँ मालकिन साहिबा, ये गुरु माँ नहीं, ये मेरी सासू माँ है। इन्होंने मुझे सही साबित करने के लिए ये नाटक रचा था और अपनी चतुराई से इन्होंने डॉली का सच सामने लाया। डॉली को लगा होगा कि सच में ये कोई जादुई लाठी है और ये कल सुबह तक वाकई में 2 इंच बढ़ जाएगी, और इसी डर की वजह से इसने अपनी लाठी 2 इंच कम कर दी। कामिनी डॉली के कमरे की तलाशी लेती है। तभी उसे अपने गहने और पैसे उसके कमरे में ही मिलते हैं
और अंत में डॉली को पुलिस के हवाले किया जाता है। अनुपमा अपनी सास मालती देवी के साथ रहती है। एक दिन अनुपमा के पड़ोस में रहने वाला शिखर उसके पास आता है और कहता है, अनुपमा दीदी, आपकी मदद की जरूरत है मुझे आज। मदद? कैसी मदद शिखर? वो दरअसल मेरे घर पर आज कुछ दोस्त आ रहे हैं मेरे, और मेरी बीवी रंजना भी बाहर गई है, इसलिए खाने के लिए कुछ है ही नहीं। तो आप कुछ चटपटा सा बना दो ना, जो जल्दी से बन सके। बस इतनी सी बात शिखर? हाँ अनुपमा दीदी, वो क्या है ना, वो लोग 20 से 25 मिनट में आते ही होंगे, और आपको तो पता ही है हमारी कॉलोनी में आते आते फूड डिलीवरी वाले कितने लेट करते हैं। ठीक है शिखर, चलो मैं तुम्हारे घर आकर कुछ फटाफट बनाकर देती हूँ। अनुपमा शिखर के घर पर जाती है और वहां पर वो देखती है कि कुछ सामान नहीं है, सिर्फ एक ब्रेड का पैकेट है। ये क्या? या तो केवल एक ब्रेड का पैकेट है। अब मैं क्या करूंगी इस ब्रेड के साथ? हाँ, अब मैं इस ब्रेड को जैम के साथ भी ले सकता हूँ। जाने दीजिए, कुछ है नहीं तो मैं सिर्फ ब्रेड जैम दे दूंगा उन्हें। ओह, चिंता मत करो शिखर, मैं कुछ करती हूँ। अच्छा, बेसन बेसन कहाँ है? मैं रंजना को पूछती हूँ फोन लगाकर। अनुपमा शिखर की बीवी रंजना को फोन पर पूछती है और फिर ब्रेड को बेसन में डुबाकर खौलते हुए तेल में फ्राई करके ब्रेड पकौड़े बनाती है। और जब शिखर उसे चख कर देखता है तब वो बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह, ये बहुत ही स्वादिष्ट डिश है, ब्रेड पकौड़ा। वाह 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 वाह। धन्यवाद शिखर। मैं मेरे घर पर इमली और पुदीने की चटनी रखी है, वो लाती हूँ। इसे इमली और पुदीने की चटनी के साथ खाओ, बहुत अच्छा लगेगा। शिखर के दोस्तों को भी अनुपमा के हाथ के बने ब्रेड पकौड़े बहुत पसंद आते हैं। अनुपमा अब अपने घर पर आए हर मेहमान को भी ब्रेड पकौड़े बनाकर देने लगती है। उसकी सास मालती को भी ब्रेड पकौड़े बहुत पसंद आते हैं। अनुपमा बहू, अरे ये तो बहुत ही बढ़िया ब्रेड पकौड़े हैं, मज़ा ही आ गया इसे खाकर। धन्यवाद माँ जी, ये ब्रेड पकौड़े सभी को बहुत पसंद आ रहे हैं, इसीलिए तो मतलब जो आता है ना उसे यही खिलाती हूँ। एकदम सस्ते और बजट फ्रेंडली है ये ब्रेड पकौड़े। हाँ बहू। एक दिन अनुपमा के ससुर जयपाल और पति केशव का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद उन्हें 3 महीनों तक बेड रेस्ट करने को बताया जाता है। और उनके इस एक्सीडेंट के बाद घर में आर्थिक समस्या आ जाती है। घर का राशन भी खत्म हो जाता है और घर मालिक किराया लेने आता है। अरे अनुपमा जी, क्या आप भी? अरे पिछले महीने का भी किराया नहीं दिया था आपने, और अब फिर से? अरे अब हमारे घर पर दोनों कमाने वाले आदमियों का एक्सीडेंट हो गया है, तो कहाँ से लाएं हम पैसे, बताओ तुम ही। देखिए साहब, मैं आपसे विनती करती हूँ, इस महीने एक आखिरी बार मोहलत दे दीजिए। अगले महीने मैं तीनों महीनों का एक साथ किराया दे दूंगी, पक्का, वो भी। ठीक है, ये आखिरी मोहलत है, वरना अगले महीने घर खाली करना पड़ेगा आप लोगों को। हाँ हाँ, समझ गए हम, अब 10 बार बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ। अनुपमा और मालती अब बहुत चिंताग्रस्त हो जाते हैं। जयपाल और केशव को गुजरते हालातों को देख बहुत बुरा लगता है। माफ कर दो हमें, हमारे कारण ये हाल हो गए हैं। अगर हमारा एक्सीडेंट ही नहीं होता तो ये सारी विकट परिस्थिति आती ही नहीं। आप सही कह रहे हैं पापा, सारा दोष हमारा ही है। केशव, बाबूजी, आप दोनों अपने आप को दोषी मत ठहराइए। जो हुआ वो बस एक एक्सीडेंट था, और वो किसी के साथ भी हो सकता था। पता नहीं अब क्या होगा, कैसे उठाएंगे हम सारे खर्चे। चिंता मत कीजिए माँ जी, मैंने सोच लिया है कि अब मैं क्या करूँगी। मतलब? मैं अब ब्रेड पकौड़े बेचूंगी। जी हाँ, मेरे हाथ के बनाए ब्रेड पकौड़े सभी को पसंद आते हैं ना, और ब्रेड पकौड़े एक ऐसा स्नैक है जो सब खाएंगे, छोटे बड़े बुजुर्ग सभी। सस्ता है, पौष्टिक और मस्त है। बस भगवान जी करें कि मेरा ये काम चल जाए। बिल्कुल चलेगा अनु, तुम देखना, क्योंकि तुम्हारे हाथों में साक्षात माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है। तुम खूब आगे जाओगी अनु। थैंक यू केशव। माँ जी, हम ब्रेड पकौड़े के साथ साथ आपके हाथ की बनी गर्मा गर्म अदरक, इलायची और मसाले वाली चाय और तो और तरह तरह की चटनी भी भेजेंगे, ताकि ग्राहकों का ब्रेड पकौड़े खाने का आनंद दोगुना तिगुना हो जाए। हाँ अनुपमा, तू एकदम सही कह रही है, हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। अनुपमा और मालती दोनों बाजार में जाकर ठेला खरीदते हैं और साथ ही वो दोनों ब्रेड पकौड़े बनाने के लिए लगने वाली बाकी सामग्री भी खरीदते हैं और भगवान का नाम लेकर अपना ब्रेड पकौड़ा ठेला लगाते हैं।
ब्रेड पकौड़ा, आइए आइए, ब्रेड पकौड़ा खाइए, साथ ही गर्मा गर्म चाय पीजिए। ब्रेड पकौड़ा, आइए आइए। वाह जी वाह, क्या ब्रेड पकौड़े बनाए हैं, मजा ही आ गया जी। और ये चटनी, आहा, ये तो एकदम ही लाजवाब है। मुझे भी ये ब्रेड पकौड़े बहुत पसंद आए। अब तो मैं हर रोज सुबह के नाश्ते के लिए यहाँ आपके ठेले पर ही आया करूंगा अनुपमा बहन। धन्यवाद जिग्नेश भाई, आते रहिए, आपका ही ठेला है। अनुपमा और मालती का ब्रेड पकौड़ा ठेला चंद दिनों में ही पूरी कॉलोनी में मशहूर हो जाता है। उनके ठेले के कारण उस कॉलोनी में तरह तरह के पकौड़े बेचने वाले बिरजू के पास अब कोई नहीं आता, जिस कारण वो बहुत गुस्सा हो चुका था और उसे अनुपमा और मालती से बहुत जलन होने लगती है। जब से ये दोनों सास बहू ये ब्रेड पकौड़ी बेचने आए हैं, तब से मेरी तो उल्टी गिनती ही शुरू हो चुकी है। मेरे ठेले पर एक वक्त पर जहां पूरी कॉलोनी पकौड़े खाने के लिए आती रहती थी, आज एक आदमी भी नहीं है। नहीं, मुझे अनुपमा और मालती का ब्रेड पकौड़ा बिजनेस चौपट करना ही पड़ेगा। उन दोनों का पत्ता कट करना ही पड़ेगा। अनुपमा और मालती के काम में बाधा डालने के लिए बिरजू उनके ठेले के सामान को मिलावट वाले सामान से बदल देता है। ये अच्छा ब्रेड अब मैं बदलूंगा एक्सपायरी वाले ब्रेड से, और ये बेसन के मसाले में अब मैं मिलाऊंगा ये हानिकारक मिलावट वाला पाउडर। और जब सभी कॉलोनी वाले इस मिलावट वाली सामग्री से बने ब्रेड पकौड़े खाएंगे, तब सभी बीमार पड़ जाएंगे और फिर उन्हें घूम फिर कर मेरे ठेले के पकौड़े खाने ही आना होगा। बिरजू मिलावट करके वहां से जा ही रहा होता है कि तभी उसका रास्ता अनुपमा और मालती रोक लेती हैं और उसके हाथ में उन्हें मिलावट वाला पाउडर और ब्रेड का पैकेट दिखाई देता है और वो दोनों समझ जाती हैं कि बिरजू ने उनके ब्रेड पकौड़ा बनाने की सामग्री में मिलावट की है। तेरी इतनी हिम्मत नालायक निकम्मे कलमुहे आदमी, तूने हमारे काम में अड़चन लाई है। रुक जा, तुझे अभी सबक सिखाती हूँ मैं। हाँ माँ जी, इस बुरे आदमी को तो हम सबक सिखा कर ही रहेंगे। मालती और अनुपमा दोनों मिलकर बिरजू की धुलाई करते हैं और साथ ही उसे बाकी कॉलोनी वाले भी मारने लगते हैं। सबका मार खा खा कर बिरजू लाल पीला नीला हो जाता है और रोते हुए हाथ जोड़कर सबसे विनती करता है, मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा कभी ऐसी कोई कलाकांडी नहीं करूंगा। मुझे मत मारो, मुझे बख्श दो। मैं अब फिर कभी आप में से किसी को यहाँ नहीं देखूंगा। जा रहा हूँ मैं यहाँ, ये कॉलोनी छोड़कर। बिरजू उस कॉलोनी को छोड़कर चला जाता है और अनुपमा और मालती दोनों सास बहू ब्रेड पकौड़े बेचकर खूब पैसे वाले बन जाते हैं और 3 महीने बाद जयपाल और केशव भी ठीक हो जाते हैं। उन सब का जीवन फिर से ठीक हो जाता है और वो लोग फिर से हंसी खुशी साथ रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।